हेलो गाइस, वेलकम टू जे आर साइंस जे आर एस वेलकम्स यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 12 विद्युत के भाग 2 के बारे में। शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भाग 1 में हमने किस किस के बारे में अध्ययन किया था। भाग 1 में हमने सबसे पहले जाना था आवेश के बारे में, आवेशों के प्रकार के बारे में तथा आवेश के एसआई मात्रकों के बारे में। फिर हमने विद्युत धारा के बारे में जाना, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है तथा विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होते हैं। फिर हमने एमीटर को जाना जिससे कि विद्युत धारा को नापा जाता है और एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार के संयोजन से जोड़ा जाता है। फिर हमने विभवांतर के बारे में जाना कि विभवांतर क्या है, यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है तथा इसके एसआई मात्रक क्या हैं और सूत्र क्या क्या हैं। फिर अंत में हमने जाना वोल्टमीटर के बारे में जो कि विभवांतर को मापता है और इसको किस तरीके से विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, किस संयोजन के साथ इसको जोड़ा जाता है, ये हमने जाना था। और हम शुरुआत करेंगे ओम के नियम से। गाइस, ओम का नियम समझने से पहले हम दो परिस्थितियों को समझेंगे। पहली परिस्थिति को हम ए से दिखा रहे हैं जिसमें हमने एक बीकर लिया तथा उसमें ऊपर तक पानी भर लिया। फिर उसके बाद एक और बीकर लिया और हमने उसको भी पानी से भरा, किंतु पहले वाले बीकर से उसमें थोड़ा कम पानी लिया। फिर हमने इसके बाद इन दोनों का आपस में प्रवाह कराया जल का। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस बीकर से इस बीकर में जल का प्रवाह होगा यहाँ से जोड़ने से, क्योंकि ज़्यादा लेवल के वाटर से नीचे के लेवल के वाटर में ही प्रवाह होता है, नीचे से ऊपर में तो कभी जा नहीं सकता। तो इस कंडीशन ए में इस तरह से जल का प्रवाह होगा। अब दूसरी परिस्थिति को लेते हैं, परिस्थिति बी। इसमें हमने दो बीकर लिए। पहले वाले बीकर में हमने इसको ऊपर तक पानी से भर लिया, फिर उसके बाद दूसरे वाले बीकर को थोड़ा सा हमने भरा, यानी उसके जल का स्तर काफ़ी नीचे था। फिर इसके बाद हमने इसमें जल का प्रवाह कराया आपस में बीकरों में। तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि इस बीकर से जल का प्रवाह इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जल का स्तर ज़्यादा है और इसमें जल का स्तर कम है। यहाँ पर भी प्रवाह हो रहा था इस बीकर से इस बीकर में, क्योंकि इसमें जल का स्तर ज़्यादा है और इसमें जल का स्तर कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यह बात कहूँ कि कंडीशन ए या बी में से किस में जल का प्रवाह अधिक होगा, देखने पर आप पाएंगे कि जल का प्रवाह बी स्थिति में अधिक होगा। बी बीकर में जल का प्रवाह अधिक क्यों होगा? क्योंकि दोनों बीकर के जल के स्तर में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर देखिए इतना अंतर है, और इसकी तुलना करूँ मैं परिस्थिति ए से, तो यहाँ पर दोनों बीकर में आपस में जल की तुलना में अंतर काफ़ी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर काफ़ी कम है और यहाँ पर अंतर काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा अंतर होगा जल का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर हम निसंदेह अब कह सकते हैं कि परिस्थिति बी में जल का प्रवाह ज़्यादा होगा और ए में जल का प्रवाह कम होगा। ठीक इसी तरीके से हम विद्युत परिपथ के बारे में भी ये बात कह सकते हैं कि जितना विभवांतर अधिक होगा उतनी ही विद्युत धारा अधिक होगी, या यूं भी कह सकते हैं कि जितना विभवांतर अधिक होगा उतना ही आवेशों का प्रवाह अधिक होगा। जैसे हम यहाँ पर कह रहे थे, जितना जल के स्तरों में अंतर अधिक होगा उतना ही जल का प्रवाह अधिक होगा। विद्युत परिपथ में भी यही कह रहे हैं, जितना विभवांतर अधिक होगा उतना ही आवेशों का प्रवाह यानी विद्युत धारा भी उतनी ही अधिक होगी। अतः मैं कह सकता हूँ कि विभवांतर जिसको हम V से दिखाते हैं वह अनुक्रमानुपाती होगा विद्युत धारा के जिसको हम I से दिखाते हैं। अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है यदि एक की मात्रा को बढ़ाओगे तो दूसरे की मात्रा भी बढ़ेगी। यदि विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। यदि विद्युत धारा कम होगी तो आपका विभवांतर भी कम होगा। इस संबंध को दिखाते हैं हम इस तरीके से लिख करके, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। विभवांतर जो है यहाँ पर वो अनुक्रमानुपाती है विद्युत धारा के। तो अब हम ओम के नियम को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि स्थिर तापमान पर किसी धात्विक चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हमने अभी लिखा था, V अनुक्रमानुपाती होगा I के। V है विभवांतर तथा I है विद्युत धारा। ये जो चिन्ह यहाँ पर बनाया हुआ है ये चिन्ह होता है अनुक्रमानुपाती का। जब हम इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाते हैं
और हटा करके हम बराबर में लिखते हैं तो हमेशा कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर लगाते हैं इधर। तो आई के साथ हम आर को लिखते हैं, जिससे कि अनुक्रमानुपाती का जो साइन है वो बदल के हम बराबर का कर देते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं V बराबर में आई आर। आर यहां पर है चालक का प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है आगे हम जानेंगे। यदि मैं बात करूं विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध के बारे में, तो हमेशा एक सीधी लाइन मिलती है ग्राफ में। यहां पर विभवांतर लिया है मैंने y अक्ष पर तथा विद्युत धारा को लिया है मैंने x अक्ष पर, और जब इनके बीच में ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये सीधी रेखा हमें ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है। कहने का मतलब है जो रेखा मिलेगी वो बिल्कुल सीधी मिलेगी, कहीं पर भी मुड़ी हुई नहीं मिलती है। और ये सीधी रेखा क्यों मिलती है? क्योंकि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, यानी जितना आई बढ़ेगा उतना ही V बढ़ेगा। तो ग्राफ भी आपका एक सीधी रेखा के रूप में मिलेगा आपको। तो ये आपका विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य ग्राफ हो गया। इसी को हम कहते हैं ओम का नियम। आगे चलते हैं। अब हम प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण चालक प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। आवेशों का प्रवाह क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को रोकने की जो प्रवृत्ति होती है वही प्रतिरोध कहलाता है। तो हर एक चालक में ये थोड़ा या अधिक गुण होता है। देखिए ओम के नियम में हमने पढ़ा था V बराबर में आई आर। V है विभवांतर, I है विद्युत धारा तथा R है प्रतिरोध। अब मैं यदि इस R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I को मैं V के नीचे भेज दूंगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा V बटे I बराबर में R, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R बराबर में V बटे I। बात देखिए, तो ये जो है वो सूत्र हो जाता है आपका प्रतिरोध का। तो मैं लिख सकता हूँ इसका फॉर्मूला R बराबर में V बटे I। प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। ऐसा ही मात्रक होता है ओम इसका, और ओम को हम दिखाते हैं इस तरीके से। इसको इस तरीके से हम बनाते हैं। यह है ओम का प्रतीक। अगर हम एक ओम को डिफाइन करें तो देखिए हम कैसे करेंगे। इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है आपको, एक वैल्यू लानी है निकाल करके। कहीं पर पूछ लिया जाए 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो जो सूत्र बन रहा हो उसी के अनुसार वैल्यूज ऐसी हम डालते हैं जिससे कि एक वैल्यू निकल करके आए। अब जैसे हमें 1 ओम निकालना है, यानी कि R का सूत्र होता है V बटे में I। तो R का मान 1 ओम कब आएगा? जाहिर सी बात है जब V का मान 1 हो और I का मान भी 1 हो, तो 1 को 1 से भाग करेंगे 1 ही आएगा, 1 ओम। तो बहुत ही आसान है। तो हम कह सकते हैं किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। V का ऐसा ही मात्रक V है वोल्ट, तो हम ये लिखेंगे। और ये जो विद्युत धारा है I, इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर, ऐसे हम लिख देंगे। तो अब हम इसको परिभाषित कर देते हैं। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें से धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। लो जी, हो गया 1 ओम परिभाषित। बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। अब जानते हैं एक वैद्युत उपकरण के बारे में जिसका नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट इस तरीके का होता है, आपने अपने स्कूल या कॉलेज की लैब में ये जरूर देखा होगा उपकरण। इसका काम होता है मेनली विद्युत धारा को नियंत्रित करना। ये नियंत्रित कैसे करेगा? ये प्रतिरोध की मात्रा को घटा बढ़ा करके विद्युत धारा को नियंत्रित करेगा। अब प्रतिरोध को घटाने बढ़ाने से विद्युत धारा कैसे नियंत्रित होगी? तो देखिए, अभी हमने सूत्र पढ़ा था V बराबर में आई आर, जिससे हमने निकाला था R बराबर में V बटे I। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I को अगर मैं इधर दिखाऊं तो R को नीचे दिखाना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं I बराबर में V बटे R। तो एक विद्युत धारा का सूत्र ये भी बन जाता है। तो देखिए, इसको मैंने यहां लिख दिया है। तो अब आप यहां पर देखिए R और I के बीच में संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ आप जानते हैं, यदि एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का घटेगा, और यदि एक का मान घटाएंगे तो दूसरे का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है यदि प्रतिरोध यानी R
इसका मान हम बढ़ाएंगे R का मान, तो ये जो I है यानी विद्युत धारा, इसका मान कम हो जाएगा। और यदि R यानी प्रतिरोध को मैं कम कर दूंगा तो I का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उल्टा संबंध है या व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो जब भी हमें विद्युत धारा को अगर बढ़ाने की जरूरत होगी तो हम R का जो मान है इसको कम कर देंगे, और अगर विद्युत धारा ज़्यादा है और हमें कम करके नियंत्रित करनी है तो हम R को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ये रियोस्टेट वो उपकरण है जिससे कि प्रतिरोध को घटा बढ़ा करके विद्युत धारा को नियंत्रित किया जाता है। जब विद्युत धारा बढ़ाने की जरूरत हो तो इस तरीके से हम प्रतिरोध को घटा करके बढ़ा सकते हैं, और जब कम करने की जरूरत हो विद्युत धारा को तो प्रतिरोधक को हम बढ़ा देते हैं। आगे चलते हैं। अब हम उन कारकों की बात करते हैं जिस पर किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। 3 फैक्टर हैं। पहला है चालक अथवा धात्विक तार की लंबाई। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई चालक ले लिया हमने या धात्विक तार ले लिया, ये इसकी लंबाई हो गई जिसको हम L से दिखा रहे हैं। एक तो इस पर निर्भर करेगा ये प्रतिरोध, और दूसरा है धातु के तार अथवा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये देखिए ये इसका क्षेत्रफल हमने A से दिखाया है, एक इस पर निर्भर करेगा। और तीसरा जो कारक है वो है चालक की धातु के प्रकार पर। धातु किस तरीके की है उस पर भी निर्भर करेगा। कोई एल्यूमिनियम का भी चालक हो सकता है, कोई लोहे का भी हो सकता है, और कोई तांबे का भी हो सकता है। तो इन पदार्थों के आधार पर भी उस चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। आइए आगे समझते हैं कि इन कारकों पर प्रतिरोध किस तरीके से निर्भर करता है। देखिए जो लंबाई होगी उसके ये अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, यानी अगर आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा, और यदि लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। यानी एक के साथ दूसरा बढ़ेगा और उसी के साथ घटेगा, यानी एक के साथ भी दूसरा बढ़ेगा और उसके साथ ही दूसरा घटेगा यदि वो घटता है तो। दूसरा कारक देखते हैं, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था जिसको हम A से दिखा रहे थे, इसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल यदि ज़्यादा होगा तो आपका प्रतिरोध कम रहेगा, और यदि क्षेत्रफल आपने कम कर दिया तो प्रतिरोध आपका ज़्यादा होगा। ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा है चालक की धातु के पदार्थ की प्रकृति पर। अब ये निर्भर करेगा धातु के पदार्थ पर, यानी धातु कौन सी है, तांबे की है या एल्युमिनियम की है या किसी और की है। तो ये 3 कारकों पर इस तरह से ये प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखिए गणितीय रूप से मैं लिख सकता हूँ, R समानुपाती होता है लंबाई के, और R जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ R, ये अनुपातिकता का साइन, L ऊपर नीचे बटे में A कर दिया। जब भी इसको हम हटाने के लिए बराबर लिखेंगे तो एक ना एक स्थिरांक जरूर लिखा जाता है, वो स्थिरांक यहाँ पर लिखा जाता है रो, और साथ में L बटाए उसको ऐसे लिख देंगे। तो ये सूत्र बन गया आपका प्रतिरोध का। तो मैं यहाँ पर इनको कंबाइन करके लिख सकता हूँ R बराबर में रो L बटाए। जब भी विद्युत परिपथ में हम प्रतिरोध को दिखाएंगे तो इस तरीके से R लिख करके दर्शाते हैं। यदि रो के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, रो एक अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक अथवा तार के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। आइए जानते हैं इस प्रतिरोधकता के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। देखिए इसको यदि परिभाषित करना पड़े तो आप लिख सकते हैं, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। यानी किसी चालक की प्रवृत्ति कितनी तेज है विद्युत धारा को रोकने की, उसके प्रभाव को कम करने की। यदि प्रतिरोधकता की मात्रा ज़्यादा होती है किसी भी चालक के पदार्थ की तो इसका अर्थ होता है उसके अंदर से विद्युत धारा कठिनाई से प्रवाहित होगी, कम प्रवाहित होगी। यदि प्रतिरोधकता की मात्रा कम है तो उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो इसका सूत्र यदि मुझे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था R का सूत्र, R बराबर में रो L बटाए। R है आपका प्रतिरोध और मुझे निकालना है रो की मात्रा। तो देखिए A को मैं R से गुणा कर दिया मैंने, A गुणा R, और यहाँ पे क्या रह गया रो L, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। मुझे रो चाहिए तो रो को यहीं रखूँगा, इस L को A और R के नीचे भेज दूंगा तो आ जाएगा A गुणा R बटे में L। तो ये सूत्र हो गया मेरा प्रतिरोधकता का। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
अब देखिए, यदि ए का मान 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 वर्ग मीटर हो और लंबाई 1 मीटर हो, यानी एल का मान 1 मीटर हो, तो क्या होगा? रो का मान यदि मैं निकालूं, रो बराबर में आर गुणा एल बटा ए होता है सूत्र। तो इसको हल किया, आर गुणा में एल का मान 1 है, 1 मीटर, तो ऊपर 1 मीटर लिखा। नीचे है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो 1 मीटर स्क्वायर है, ये भी 1, तो एक एक कट गया तो आर ही रह गया, तो रो बराबर में आर आ गया मेरा। तो ये मैं कह सकता हूं, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उस चालक की लंबाई 1 मीटर हो, तो जो प्रतिरोधकता आएगी वो जो होगी उस चालक के प्रतिरोध के बराबर निकल करके आएगी। तो इसको मैं परिभाषित कर सकता हूं, इकाई लंबाई, इकाई का अर्थ होता है एक, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के तार की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर, इसको भी याद रखिएगा। और दिए गए तापमान पर किसी चालक की प्रतिरोधकता सदैव स्थिर रहती है। तो तापमान यदि सेम बना रहता है तो उस चालक के पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो हमेशा सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। देखिए, ये एक स्थिरांक होता है। दूसरा पॉइंट, धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता की श्रेणी होती है 10⁻⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर, यानी यह काफ़ी कम होती है, तो जिसकी वजह से कुछ धातुएं जो हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। प्रतिरोधकता जितनी कम रहेगी धातु उतनी ही सुचालक रहेगी, उसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। अब बात करते हैं कुचालक की, जो ज़्यादातर धातुएं होती हैं, इनकी प्रतिरोधकता फिर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से विद्युत धारा लगभग ना के बराबर प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट है, कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनमें प्रतिरोधकता कम होती है। ज़्यादातर तार आप देखते हैं कॉपर के और एल्युमिनियम के ही बने होते हैं क्योंकि इनमें से विद्युत धारा बहुत अच्छी प्रवाहित होती है प्रतिरोधकता कम होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत ऊष्मीय उपकरणों में मिश्र धातु प्रयुक्त की जाती है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी उसमें से खूब आप जो है विद्युत धारा को प्रवाहित कराओगे वो एक तरीके से सोख लेगा, एब्जॉर्व कर लेता है एक तरीके से, तो आसानी से वो फिर जलता नहीं है, उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है विद्युत धारा को झेलने की। तो ये प्रतिरोधकता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप याद रखिएगा। तो गाइज, ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।